हम सब ने स्कूल में सुना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। है ना। बिल्कुल। और हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि भाई हर काम को एकदम सही तरीके से करना ही सफलता की निशानी है। लेकिन क्या हो अगर यही परफेक्शन की जिद, मतलब एकदम सही होने की चाहत, वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट हो? और यही सवाल आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। आज हम माइकल लियोनी की एक बहुत ही दिलचस्प किताब डेयर टू बी बैड की दुनिया में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक ही थोड़ा चौंकाने वाला है, बुरा बनने की हिम्मत करो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। पर यह किताब हमें कोई गलत काम करने के लिए नहीं उकसा रही, बल्कि ये उस सोच को चुनौती दे रही है जो कहती है कि तरक्की का राज अच्छा और परफेक्ट बनने में नहीं है। नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत गलतियां करने, थोड़ा अटपटा दिखने और असलियत में जीने की हिम्मत में छुपा है। तो यहाँ बैड का मतलब क्या है फिर? यहाँ बैड का मतलब नैतिक रूप से बुरा होना नहीं है। इसका मतलब है इम्परफेक्ट होना, ऑकवर्ड होना, ऑथेंटिक होना। अच्छा। मतलब सामाजिक दबाव और अपने अंदर के डर से बाहर निकलकर वैसा बनना जैसे हम असल में हैं। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि जब तक कोई इंसान गलती करने और थोड़ा अजीब दिखने का जोखिम, रिस्क उठाने को तैयार नहीं होता। हाँ, जब तक वो ये रिस्क उठाने को तैयार नहीं होता, तब तक वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। चलिए तो फिर इस समस्या की जड़ में जाते हैं। लेखक माइकल लियोनी के मुताबिक हमारी सबसे बड़ी रुकावट परफेक्शनिज्म है। ये सोच कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, फ्लॉलेस, कोई कमी ना रह जाए। हाँ। और ये सोच कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमें बचपन से सिखाई जाती है। अच्छे बच्चे बनो, देखो कोई गलती मत करना। और वो एक डर जो हम सब पर हावी रहता है, लोग क्या कहेंगे, वो तो सबसे बड़ा है। सही कहा। और धीरे धीरे ये बातें हमारे व्यवहार का, हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। हम इन्हें सच मान लेते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा बहुत गहरा होता है। लोग जोखिम लेने से कतराने लगते हैं। किसी मीटिंग में अपनी राय देने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं मेरा आइडिया बेवकूफ़ी भरा तो नहीं लगेगा। बिल्कुल। या कोई नई हॉबी शुरू करने से डरते हैं कि अगर मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाई तो। और नतीजा ये होता है कि हम अपनी ही बनाई हुई एक सेफ दुनिया में, अपने कंफर्ट जोन में कैद होके रह जाते हैं। किताब में एक लाइन है जो इस पूरी समस्या को एक झटके में समझा देती है। लेखक कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश असल में डर का एक रूप है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे सच में रुक कर सोचना पड़ा। मतलब हम जिसे अच्छा व्यवहार या सही तरीका समझते हैं, वो असल में सिर्फ लोगों को नाराज ना करने का डर है, अस्वीकार किए जाने का डर, मजाक बनने का डर। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल। ये डर कई परतों में आता है। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, अस्वीकार किए जाने का डर। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं होंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ। दूसरा, मजाक बनने का डर, कि अगर मैंने कुछ अलग किया और वो काम नहीं किया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, वो है असफल होने का डर, फेलियर का डर। हम नाकामी को एक धब्बे की तरह देखते हैं, जबकि लेखक के अनुसार ये सीखने की प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो अगर अच्छा बनना एक डर है, जैसा कि किताब कह रही है, तो फिर डेयर टू बी बैड का असली मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ गलतियां करने के बारे में तो नहीं होगा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है खुद को कुछ चीजों की परमिशन देना, इजाजत देना। कैसी इजाजतें? जैसे कि कभी कभी सबके बीच थोड़ा ऑकवर्ड या असहज होने की इजाजत देना। अच्छा। हर बातचीत में सबसे समझदारी भरी बात कहने का जो प्रेशर होता है ना, उसे छोड़ देना। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बहुत स्मूथ और चार्मिंग दिखें। ये सोचना ही कि थोड़ा ऑकवर्ड होना भी ठीक है, अपने आप में एक बोझ हल्का कर देता है। और दूसरी इजाजत है हर किसी को खुश करने की, भारी जिम्मेदारी छोड़ने की, पीपल प्लीजिंग। हाँ, ये एक ऐसी आदत है जो बहुत से लोगों को अंदर से खोखला कर देती है। वो अपनी जरूरतों को भूलकर बस दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में लगे रहते हैं। किताब कहती है, इस कोशिश को छोड़ दें, ये मुमकिन ही नहीं है। सच है। तीसरी इजाजत है ये स्वीकार करने की कि हर सवाल का जवाब पता होना जरूरी नहीं है। मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी की निशानी है। और शायद सबसे जरूरी, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, असफल होने की इजाजत। हाँ। लेकिन एक मिनट रुकिए, असफल होने की इजाजत देना कहीं ये बस बहाना तो नहीं बन जाएगा कोशिश ना करने का? लोग कह सकते हैं मैं तो बैड होने की हिम्मत कर रहा हूं और असल में वे बस मेहनत से बच रहे हों।
ये एक बहुत बारीक लाइन है। ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब इस पे बात करती है। लेखक का मतलब ये नहीं है कि आप नाकामी को अपना लक्ष्य बना लें। उनका मतलब है कि आप नाकामी के डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। अच्छा, डर को हावी ना होने दें। इसे ऐसे समझिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसका लक्ष्य गिरना नहीं होता, लक्ष्य तो चलाना ही होता है। बिल्कुल। लेकिन वो ये जानता है कि इस प्रक्रिया में वो गिरेगा जरूर। अगर वो गिरने के डर से साइकिल पर बैठेगा ही नहीं तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। डेयर टू बी बैड का मतलब है उस पहली बार गिरने के लिए तैयार रहना ताकि आप आखिरकार चलाना सीख सके। वाह, ये साइकिल वाला उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये कोशिश न करने का बहाना नहीं, बल्कि कोशिश करने की हिम्मत है। तो असली आत्मविश्वास इस दिखावे में नहीं है कि मुझे सब आता है, नहीं, बल्कि इस हिम्मत में है कि अगर मुझे नहीं भी आता तो भी मैं कोशिश करूंगा और सीखने के दौरान होने वाली गलतियों से नहीं डरूंगा। और इसी हिम्मत को जो चीज सबसे ज्यादा रोकती है उसका भी जिक्र किताब में बहुत विस्तार से है। आप उस इनर क्रिटिक की बात कर रही हैं ना? हाँ, हमारे अंदर की वो आलोचना करने वाली आवाज, हम सब इस आवाज को जानते हैं। ये वही आवाज है जो हमें कुछ भी नया करने से ठीक पहले रोकती है। हमारे मन में फुसफुसाती है, चुप रहो, मत बोलो, ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है, लोग तुम पर हंसेंगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। ये आवाज हम सबको बहुत परिचित है। हाँ, और जो बात यहाँ समझना दिलचस्प है वो ये है कि इस आवाज का मकसद असल में हमें नुकसान पहुंचाना नहीं होता। मतलब? इसका इरादा नेक होता है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का एक पुराना आदिम हिस्सा है जिसका काम हमें हर तरह के खतरे से बचाना है। ये हमें किसी भी तरह की शर्मिंदगी या नाकामी से बचाना चाहती है। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच बनना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन इस बचाने की प्रक्रिया में यह हमारी ग्रोथ यानी हमारे विकास को भी पूरी तरह से रोक देती है। ये एक ऐसे बॉडीगार्ड की तरह है जो इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है कि हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने देता। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब हमारा सबसे बड़ा आलोचक असल में हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त है जो थोड़ा ज्यादा ही चिंता करता है। सही। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हमें इससे लड़ना नहीं है तो इससे नजरअंदाज कैसे करें? ये आवाज तो बहुत जोरदार होती है। लेखक का सुझाव इससे बिल्कुल अलग और बहुत प्रैक्टिकल है। उनका कहना है इस आवाज को चुप कराने की कोशिश मत करो क्योंकि आप नहीं कर सकते। बस इसकी हर बात मानना बंद कर दो। यानी आप उस आवाज को सुन सकते हैं, उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं और फिर भी वो काम कर सकते हैं जिससे वो आपको रोक रही है। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? लेखक एक तकनीक सुझाते हैं, इस आवाज को एक नाम दे दें। एक नाम? जैसे? हाँ, मान लीजिए आप उसे मिस्टर सेफ्टी या चिंता कुमारी कहते हैं। तो जब भी वो आवाज आए आप मन में कह सकते हैं, शुक्रिया मिस्टर सेफ्टी, मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रहे हो और मुझे सुरक्षित रखना चाहते हो, पर यह रिस्क मुझे लेना ही होगा। ये तो कमाल का तरीका है। उसे एक बाहरी किरदार बना देने से उसका भावनात्मक असर कम हो जाता है। आप उससे अपनी पहचान अलग कर लेते हैं। वो सिर्फ एक विचार रह जाता है, आपकी सच्चाई नहीं। ये सोचने में तो बहुत रिवॉल्यूशनरी लगता है कि अपने अंदर के सबसे बड़े आलोचक से दोस्ती कर लो, है ना? पर जब तक हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं उतारते, ये सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाएगा। तो क्या लेखक ने इस सोच को एक्शन में बदलने के कुछ तरीके भी बताए हैं? बिल्कुल। किताब सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, समाधान भी देती है। 3 मुख्य बातें सामने आती हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। क्या है वो? पहला है, छोटे छोटे जोखिम लें। रोज कोई ऐसा छोटा काम करें जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए। आपको कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस अपने कंफर्ट जोन की सीमा को थोड़ा सा धकेलना है। जैसे कि कुछ ऐसे उदाहरण जो कोई भी आसानी से कर सके। जरूर। जैसे अगर आप आमतौर पर ऑफिस की मीटिंग में चुप रहते हैं तो अगली बार बस एक सवाल पूछने का लक्ष्य रखें। सिर्फ एक सवाल? हाँ। या अगर आप हमेशा एक ही तरह का खाना ऑर्डर करते हैं तो मेन्यू में कुछ नया ट्राई करें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आप प्रशंसा करते हैं तो उसे एक मैसेज भेजकर बताएं। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके दिमाग को ये सिखाती हैं कि नई चीजें ट्राई करना खतरनाक नहीं है। मतलब ये धीरे धीरे हिम्मत की मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। बिल्कुल। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हैं जो डर के रास्ते को कमजोर और हिम्मत के रास्ते को मजबूत करता है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका भी बहुत दिलचस्प है। किताब कहती है, परफेक्ट नहीं, रियल बने। रियल बने। हमें लगता है कि लोग हमारी परफेक्शन से प्रभावित होते हैं,
लेकिन सच ये है कि लोग सच्चाई और प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी मेरा वही सवाल है जो मैंने पहले पूछा था, क्या ये हर जगह काम करता है? मान लीजिए कोई सर्जन है या पायलट, वहां तो परफेक्शन ही सब कुछ है। हम तो यही चाहेंगे कि वो रियल नहीं, परफेक्ट हो। इशारा हमारी सामाजिक बातचीत, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे निजी विकास की तरफ है। जब एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो उसे अपनी ट्रेनिंग का हर हिस्सा एकदम सही तरीके से लागू करना होगा। जाहिर है। लेकिन जब वही सर्जन अपनी टीम के साथ किसी मुश्किल केस पर चर्चा कर रहा है तो वहाँ रियल बनना ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्वीकार करना कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, हमें मिलकर सोचना होगा, टीम को ज़्यादा मजबूत बनाएगा, बजाय इसके कि वो अकेले सब कुछ जानने का दिखावा करें। एग्जैक्टली। परफेक्शन का इंतजार आपको कभी शुरुआत ही नहीं करने देगा। ये बहुत जरूरी फर्क है। मतलब टेक्निकल स्किल्स में महारत हासिल करना जरूरी है, लेकिन मानवीय रिश्तों में और नए विचारों को जन्म देते समय प्रामाणिक होना ज्यादा मायने रखता है। और तीसरा बिंदु इन दोनों को जोड़ता है, असहजता ही विकास है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई काम करते हुए आपको असहज महसूस हो रहा है, अगर थोड़ी घबराहट हो रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ऑफिस की एक बड़ी मीटिंग में बोलने की हिम्मत की थी, बोलने से पहले दिल जोरों से धड़क रहा था, आवाज कांप रही थी। हाँ, होता है। मैंने जो कहा वो शायद दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया नहीं था, पर उस दिन मीटिंग के बाद जो आजादी और आत्मविश्वास महसूस हुआ वो कमाल का था। शायद लेखक इसी असहजता की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो असहजता इस बात का सबूत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही वो जगह है जहां असली विकास होता है। तो असहजता से भागने की बजाय उसे एक पॉजिटिव संकेत की तरह देखना चाहिए। हाँ, ये एक जीपीएस की तरह है जो बता रहा है कि आप ग्रोथ की सही दिशा में हैं। और ये पूरी बातचीत, ये कॉन्फिडेंस की हमारी आम परिभाषा को भी पूरी तरह से बदल देती है। बिल्कुल। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है डर का न होना। हम उन लोगों को आत्मविश्वासी मानते हैं जिन्हें मंच पर बोलने से या कोई नया काम करने से बिल्कुल डर नहीं लगता। जबकि इस किताब के अनुसार ये परिभाषा ही गलत है। सही कहा ना? बिल्कुल। किताब कहती है कॉन्फिडेंस का मतलब डर का ना होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर के बावजूद। हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि ये फैसला है कि डर से ज्यादा जरूरी कुछ और है, चाहे वो आपका लक्ष्य हो, आपके मूल्य हो या आपका विकास हो। तो जब कोई इंसान बार बार डर के होते हुए भी वो कदम उठाता है जो जरूरी है, तो धीरे धीरे उस डर का असर कम होने लगता है। दिमाग को ये संदेश मिलता है कि पिछली बार भी डरा था पर मैं बच गया, कुछ बुरा नहीं हुआ, और इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतनी मजबूत होती है। तो कुल मिलाकर डेयर टू बी बैड की ये पूरी बातचीत असल में खुद को स्वीकार करने के बारे में है। हाँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये हमेशा परफेक्ट ना होने की आज़ादी खुद को देने के बारे में है, और ये दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने की हिम्मत करने के बारे में है। ये उस भारी बोझ को उतारने जैसा है जो हम सब लेकर चलते हैं, सबको खुश करने का बोझ, सबसे अच्छा दिखने का बोझ। सही कहा। हाँ, और ये समझना कि हमारी कमियां और गलतियां हमें कम नहीं करती, बल्कि हमें इंसान बनाती हैं, और लोग हमारी परफेक्शन से नहीं, हमारी इसी इंसानियत से जुड़ते हैं। जैसा कि किताब का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, और शायद इस पूरी चर्चा का सार भी वही है, आप परफेक्ट बनकर नहीं बल्कि सच्चे बनकर आगे बढ़ते हैं। और ये चर्चा एक जरूरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाती है। किताब हमें दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ने और उनकी राय से आजाद होने के लिए कहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान असल में किसकी इजाजत का इंतजार कर रहा है अपनी प्रामाणिक, अपनी सच्ची जिंदगी जीने के लिए? माता पिता की, समाज की, अपने बॉस की? और क्या होगा अगर उसे ये एहसास हो जाए कि उसे कभी किसी की इजाजत की जरूरत थी ही नहीं, कि अकेली इजाजत जो मायने रखती है वो उसे खुद को देनी है।